वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, अब तक अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 के अंदर, या हिंदी के अंदर अपन इसको बोलते हैं पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन। क्या है बेटा चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम तो आप जानते ही हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और इसका यह लेक्चर नंबर जो है वह 4 आपके सामने लेके आया हूं। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर अपन परागण या पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे। परागण या पॉलिनेशन जो है वह क्या होता है उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। पॉलिनेशन या परागकण, उसके बारे में बात करते हैं। बेटा देखते हैं परागण क्या होता है। बेटा परागण का मतलब होता है पुष्प में पुंकेसरों से पराग कणों का मादा के वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचना। पुष्प में पुंकेसरों के पराग कणों का मादा के वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचना जो है वह परागण कहलाता है। पॉलिनेशन इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। Pollination is defined as the process of transfer of pollen grain from anther of the to the stigma। या परागण को पराग कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम के अंदर ये है परागकोश। ये क्या है बेटा? परागकोश। पराग कोश, या जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। ठीक है, एंथर है। और ये एक पुष्प का नर जननांग पार्ट होता है, उसका एक पार्ट होता है। इसमें से ये जो है ये रहे आपके परागकण। क्या रहे बेटा? परागकण, या जिसको अपन लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स। ये क्या है? ये मादा का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या जिसको अपन गाइनोसियम या जायांग कहते हैं, उसकी है स्टिग्मा। ये क्या है बेटा? स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। क्या है बेटा? वर्तिकाग्र। तो आप लोग देख रहे हो इसी डायग्राम के अंदर इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है कि पुष्प के परागकोश से पराग कणों का मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे अपन लोग परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। बेटा परागण जो होता है वह पुष्प में या एक पादपों के अंदर, लैंगिक जनन करने वाले पादपों के अंदर बहुत ही अति आवश्यक क्रिया है। इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट रिप्रोडक्शन। पादपों में जनन के लिए यह एक आवश्यक क्रिया है। आपके माइंड के अंदर आएगा सर क्यों एक आवश्यक क्रिया है? बेटा एक प्रॉब्लम है। अपन सब जानते हैं कि जो पुष्प के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वह दोनों ही अचल होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं? अचल होते हैं। इन प्लांट बोथ मेल एज वेल एज फीमेल गैमेट्स आर इमोर्टाइल। दोनों ही क्या है बेटा? अचल है। तो दोनों ही अचल है, लेकिन दोनों को पास में लाना पड़ेगा, तभी तो निषेचन की क्रिया होगी। तो इस निषेचन की क्रिया को करवाने के लिए नर युग्मक को मादा युग्मक के पास ले जाया जाता है, और यही क्रिया जो है वह परागण कहलाती है। परागण इसलिए जरूरी होता है। प्रॉब्लम क्या है देखना बेटा कि इन फ्लोरिंग प्लांट बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स, आइदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, आर नॉन मोटाइल। कैसे होता है बेटा? नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। एंड ब्रॉट टुगेदर बाय फॉर फर्टिलाइजेशन बाय पॉलिनेशन प्रोसेस। दोनों ही नर युग्मक और मादा युग्मक क्या है बेटा? दोनों ही अचल है, और निषेचन को करवाने के लिए दोनों को पास में लाया जाता है। इसके लिए क्या होता है बेटा? पॉलिनेशन होता है। पुष्पीय पादपों में दोनों प्रकार के युग्मक, चाहे नर युग्मक की बात करो या मादा युग्मक की बात करो, अचल होते हैं, और निषेचन के लिए उन्हें परागण द्वारा एक साथ लाया जाता है। इसीलिए परागण की क्रिया की जाती है। आगे देखते हैं बेटा कि फ्लोरिंग प्लांट के अंदर, पुष्पीय पादपों के अंदर परागण को करवाने के लिए कई प्रकार के
अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। और इस अनुकूलनों के अंदर वो हो सकता है कि वह अलग अलग प्रकार के कारकों को काम में ले, परागण को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। आगे अपन पढ़ेंगे कई सारे बायोटिक एजेंट, कई सारे जीव जो है, चाहे मधुमक्खी की बात करो, चाहे और कोई इंसेक्ट है, या वाटर की बात करो, एयर की बात करो, ये सब जो होते हैं वो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो यही है बेटा कि द फ्लोरिंग प्लांट हैव evolved an amazing array of adaptations to achieve the pollination. They make use of external agent to achieve pollination. पुष्पीय पादपों में परागण सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलन की एक अद्भुत श्रृंखला विकसित की है। वे परागण प्राप्त करने के लिए बाहरी कारकों का उपयोग करते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे, दो प्रकार के कारक होते हैं, एक तो होते हैं बेटा बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। बायोटिक को बोलते हैं बेटा जैविक कारक। क्या बोलते हैं? जैविक कारक। अगर परागण के लिए वह किसी जीवों की सहायता लेता है तो ऐसे जो होंगे वह होंगे बायोटिक एजेंट, और परागण के लिए अगर किसी अजैविक पदार्थ का सहारा लेता है तो उसको बोलते हैं बेटा अजैविक कारक या एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे की तरफ बात करते हैं। परागण कितने प्रकार का होता है? परागण अगर बेसिकली बात करें तो पराग के कणों के स्रोत के आधार पर कि पराग कण कहां से आ रहा है, पराग कण कहां से आ रहा है, पराग कण कहां से आ रहा है, उसके स्रोत के आधार पर पराग गण की जो क्रिया है वह दो प्रकार की होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन, पोलन ग्रेन या पोलन के सोर्स के आधार पर परागण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, ठीक है, कई प्रकार के होते हैं, यूं तो तीन प्रकार है, अपन एक एक को अपन डिस्कस करेंगे। पहला बात करते हैं अपन ऑटोगेमी या जिसको बोलते हैं स्वपरागण या स्वयुग्मन। आप लोग देख रहे हो ये एक फ्लावर है, ये एक पुष्प है। क्या है बेटा? एक पुष्प है। इस पुष्प के अंदर आप लोग क्या देख रहे हो कि इस पुष्प के अंदर उसी पादप के परागकण, उसी पादप के परागकण उसी पादप की वर्तिकाग्र के ऊपर जाके लग गए हैं। तो इस प्रकार का जो परागण होता है उसे अपन लोग ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। मतलब क्या होगा? इफ द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एंटर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर पोलन ग्रेन आकर गिर जाते हैं तो सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी, और वी कैन आल्सो कॉल्ड इज सेल्फ पॉलिनेशन। कि यदि परागकण एक ही फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण या इसे स्वयुग्मन कहा जाता है। क्लियर है बेटा? आगे की तरफ बढ़ते हैं दूसरी तरफ का। दूसरी तरह का जो परागण है, अच्छा इसी के बारे में अपन पहले बात कर लेते हैं। बेटा अपन सब जानते हैं कि एक पुष्प जो होता है वह हमेशा खुला रहता है। अधिकांश जो पुष्प है वो खुले होते हैं। हालांकि प्रकृति के अंदर बेटा ऐसे पुष्प भी अवेलेबल होते हैं जो जिंदगी में कभी नहीं खुलते। आगे अपन बोलेंगे अनूनमिलीय पुष्प जिसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अधिकांश जो पुष्प होते हैं वह खुले रहते हैं। तो ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि इसके परागकण यहां से उड़े और इसी के वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर लग गई। तो इस प्रकार का जो सेल्फ पॉलिनेशन है या ऑटोगेमी है बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। वही कह रहा है कि इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगेमी इज रादर रेयर, हाईली रेयर होती है। कि एक सामान्य फूल में जो खुलता है और परागकोश खुला रहता है, खुलता की जगह लिखने लेना, खुला रहता है, खुला रहता है और परागकोश तथा वर्तिकाग्र को अनावृत करता है। अनावृत का मतलब खुला रहता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि प्रकृति के अंदर जो स्वपरागण है, ऑटोगेमी है, बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, किस प्रकार का परागण जो होता है वह रेयर होता है प्रकृति के अंदर? तो आपको ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन जो है बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं बेटा। ऑटोगेमी अगर फ्लावर के अंदर है तो उस फ्लावर के अंदर
कुछ ना कुछ सिंक्रोनी होनी चाहिए, अपन कह सकते हैं कि कुछ समकालिकता होनी चाहिए, तभी तो उसके अंदर स्वपरागण होगा। वो क्या कह रहा है कि ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली। मतलब पोलन जब रिलीज हो रहे हैं उसी समय स्टिग्मा भी क्या होनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं सिंक्रोनी इन बोथ pollen grain as well as the stigma, and also the anther and the stigma should lie, और उसके साथ में एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, तभी तो उनके बीच में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। ऐसे फूलों में स्वयुग्मन के लिए पराग विमुक्ति, पराग कणों का निकलना और वर्तिकराग की ग्राह्यता में समकालिकता होनी चाहिए, और साथ ही परागकोश तथा वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास पास होना चाहिए ताकि स्वपरागण की क्रिया हो सके, अदरवाइज उनके अंदर स्वपरागण की क्रिया होना बहुत मुश्किल है। आगे देखो बेटा, अगर निरंतर कई टाइम तक, लंबे समय तक अगर बेटा स्वपरागण होगा, अगर लंबे समय तक एक पुष्प के अंदर स्वपरागण होगा तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आएगी जिसको बोलेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतः प्रजनन अवसाद। क्या बोलते हैं बेटा, अंतः प्रजनन अवसाद, अंतः प्रजनन अवसाद कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्टेड इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, निरंतर स्वपरागण का परिणाम अंत प्रजनन अवसाद होता है। अब आप लोगों के माइंड के अंदर 101% क्वेश्चन आना चाहिए कि सर व्हाट डू यू मीन बाय इनब्रीडिंग डिप्रेशन या अंत प्रजनन अवसाद क्या होता है। तो बेटा किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये रहा अंत प्रजनन अवसाद। क्या होता है बेटा अंत प्रजनन अवसाद, कि अगर दो रिलेटिवली मतलब एक दूसरे के क्लोज है, अगर निरंतर उनके बीच में ही पॉलिनेशन या रिप्रोडक्शन होगा तो जो भी संतानें पैदा होगी वो फिजिकली रूप से जो होगी वो फिट नहीं होगी। इसी मतलब कह सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर कमजोर संतानें पैदा होगी। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, अंतः प्रजनन अवसाद कहते हैं, या इसी को अपन लोग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। क्या कह रहा है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज द रिडक्शन इन बायोलॉजिकल फिटनेस, रिडक्शन इन बायोलॉजिकल फिटनेस कॉमा हेल्थ एंड फर्टिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग कॉज्ड बाय मैटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफन लीडिंग टू इंक्रीज्ड जेनेटिक डिसऑर्डर विद इन अ पॉपुलेशन। हालांकि बेटा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो वर्ड है वह जंतुओं के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन मतलब यही है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से जो भी प्रोजनी होगी वह हेल्दी नहीं होगी। तो रेगुलर निरंतर स्वपरागण से प्लांट्स के अंदर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़े बेटा, आगे देखना। दूसरा जो पॉलिनेशन का टाइप है उसको बोलते हैं बेटा जिटेनोगेमी। क्या बोलते हैं, जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी में क्या होता है देखना बेटा, मैं कह रहा हूं ये एक पादप है। ये क्या, एक पादप है, इट इज अ प्लांट, पादप है, यह एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट के ऊपर आपको दो तरीके के पुष्प दिखाई दे रहे हैं, दो तरीके के क्या, दो पुष्प दिखाई दे रहे हैं, फ्लोर ए या पुष्प ए, और ये एक ये रहा पुष्प बी, फ्लोर बी। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, इसमें क्या हो रहा है, एक ही पादप है लेकिन उसके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर परागकणों का स्थानांतरण हो रहा है। ऐसा जो परागण होगा उसे अपन जिटेनोगेमी या इंग्लिश में जिटेनोगेमी ही कहते हैं। सजात पुष्पिक पादप शायद हिंदी में कहते हैं। थोड़ा मुझे भी थोड़ा लर्न नहीं हो रहा है, आ जाएगा मेरे ख्याल से। जिटेनोगेमी पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। बायोलॉजी के अंदर बेटा हिंदी मीडियम के बच्चों को भी मैं एक बहुत बड़ी राय देना चाहता हूं कि जितने भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनको इंग्लिश के अंदर याद करने की कोशिश करें, ठीक है। कि व्हेन द पॉलिनेशन टेक प्लेस इन बिटवीन द टू फ्लावर
of the same plant, then it is what it is called as जिटेनोगेमी। जब परागण एक ही पौधों के दो फूलों के बीच में होता है तो यह क्रिया जो है वो आपके क्या कहलाएगी, जिटेनोगेमी कहलाती है। क्लियर है बेटा? आगे देखना बेटा, जिटेनोगेमी क्या है? एक बहुत ही एनसीईआरटी ने शानदार पॉइंट दे रखा है और उसको मैंने थोड़ा सा यहां पर अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक हेडिंग के रूप में ले लिया कि नेचर ऑफ जिटेनोगेमी, जेनेटिक वर्सेस इकोलॉजिकल। बेटा अगर अपन जेनेटिकली बात करें, आनुवंशिक रूप से बात करें, तो आनुवंशिक दृष्टिकोण से अपन कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का स्वपरागण है। कि सर क्यों भाई? क्यों भाई? इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर एक ही पादप के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प पे जा रहे हैं। मतलब जेनेटिकली क्या है ये? जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली इट इज व्हाट? इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अपन इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। इकोलॉजिकली इसको अपन लोग क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम द जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू जिटेनोगेमी इज सिमिलर टू सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाई? बिकॉज पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। उसी पादप से पोलन ग्रेन उसी पादप के दूसरे पुष्प पे जा रहे हैं, इसलिए यह आनुवंशिक रूप से क्या है बेटा? स्वपरागण है। ठीक है? क्यों? क्योंकि इससे जो भी पादप पैदा होंगे, प्रोजेनी जो भी पैदा होगी, वह जेनेटिकली क्या होगी? आइडेंटिकल होगी। तो यह जेनेटिकली तो क्या है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन कार्यात्मक या पारिस्थितिक रूप से, बट फंक्शनली और इकोलॉजिकली इट इज कंसिडर्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि बेटा अगर यहां से यहां पर आना है तो यहां पर किसको? पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। बिना पॉलिनेटिंग एजेंट के वह यहां पर नहीं आ सकता। और अगर पॉलिनेटिंग एजेंट जहां पर काम में आता है वह क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो कहने का मतलब अपने माइंड के अंदर एक चीज आ गई जिटेनोगेमी के बारे में। जिटेनोगेमी के बारे में अगर मैं बात करूं कि यह जेनेटिकली कैसा है, यह जेनेटिकली तो ये क्या है बेटा? ये जेनेटिकली है आपके सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली तो क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा, इंपोर्टेंट स्टार लगा देना। ठीक है? जबकि फंक्शनली और इकोलॉजिकली तो ये आपके क्या हो जाएगा बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ऐसा क्यों? इसका रीजन देखें। क्योंकि जेनेटिकली आइडेंटिकल क्यों है कि द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेम प्लांट, उसी प्लांट से ट्रांसफर होते हैं। एंड प्रोजेनी आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। प्रोजेनी कैसी होगी बेटा? जेनेटिकली क्या होगी? आइडेंटिकल होगी। जबकि बात करें फंक्शनली या इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन क्यों है, उसका रीजन क्या है बेटा? उसका रीजन ये है कि इट रिक्वायर्स एनी पॉलिनेटिंग एजेंट की इसको जरूरत पड़ेगी। इसलिए जिटेनोगेमी जो फंक्शनली या इकोलॉजिकली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, जबकि जेनेटिकली ये क्या है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल या सेल्फ पॉलिनेशन का यह एक टाइप है। आगे बढ़े बेटा, आगे देखो बेटा। तीसरा या जिसको बोलते हैं जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन या इसी को अपन लोग एलोगेमी नाम से जानते हैं। जीनोगेमी या परपरागण या एलोगेमी। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो? यहां पर क्या देख रहे हो? एक पादप है, ये हो गया एक पादप ए और ये हो गया एक पादप बी। ठीक है? एक पादप ए हो गया, एक पादप बी। क्या हुआ? एक पादप से परागकण दूसरे पादप पर चले गए। यह क्या हो गया कि इसे अपन लोग
पर परागण कहते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। दूसरे पादप पे जाएंगे। व्हेन द पॉलिनेशन टेक प्लेस इन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ द टू डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज देन इट इज कॉल्ड एज जीनोगेमी। कि पराग कणों का पराग कोश से अलग पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो होता है उसे अपन लोग जीनोगेमी कहते हैं। जब परागण एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधों के दो अलग अलग फूलों के बीच होता है तो इसे जीनोगेमी कहा जाता है। इसका मतलब अगर अपन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें, मैं एक चार्ट में बता देता हूं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो है वह कैसे होता है। देखो बेटा, एक ही चार्ट में ये तीनों चीज अपने आ जाएगी, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं अपन सब जानते हैं कि बेटा मेल के लिए अपन लोग ये सिंबल काम में लेते हैं और फीमेल के लिए अपन लोग ये सिंबल काम में लेते हैं। मेल का मतलब होता है बेटा नर के लिए ये सिंबल काम में लूंगा और मादा के लिए ये सिंबल काम में लूंगा। मैं कह रहा हूं ये एक पादप है जिसके ऊपर ये है फ्लावर। इस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल, मेल भी है फीमेल है। इसमें क्या हुआ, यहीं पे हो गया, या क्या हुआ ये रहा फ्लावर, या क्या हुआ ऐसे हो गया। तीसरे में क्या होगा, ये वाली कंडीशन आ गई, तीसरे में यही हुआ। तो बेटा ये क्या है, ये है सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या है बेटा, ये है जीटेनोगेमी, जीटेनोगेमी। और ये क्या है बेटा, इसको बोलते हैं जीनोगेमी। क्या बोलते हैं बेटा, जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है ये चीज, तीनों चीज आई थिंक इस डायग्राम से आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आगे देखो बेटा, अगर अपन बात करें पर परागण की, जीनोगेमी की, जीनोगेमी इज अ ट्रू पॉलिनेशन। जेनेटिकली अपन क्या कह सकते हैं कि, या इकोलॉजिकली बात करें तो यह एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग पादपों के बीच में क्या होता है, पोलन ग्रेन का स्थानांतरण होता है। जेनेटिकली और इकोलॉजिकली अगर कोई क्रॉस पॉलिनेशन है तो दिस इज द ट्रू पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन ही जेनेटिकली और इकोलॉजिकली आपके क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो यही है। यह एकमात्र का परागण है जिसमें आनुवंशिक रूप से विभिन्न प्रकार के पराग वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इट इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगेमी। कौन सा है बेटा, जीनोगेमी, जीनोगेमी। इज दैट क्लियर। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब देखो बेटा, दो चीज बताऊंगा, एक तो है मोनोसियस प्लांट, एक है मोनोसियस प्लांट और एक होते हैं बेटा डायोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट का मतलब क्या होगा, ऐसा जिसके अंदर बोथ मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पादप पर उपस्थित है। ये एक प्लांट है, ये एक पादप है, ये एक प्लांट है। इस प्लांट के अंदर ये आपको मेल फ्लावर देखने को मिल रहा है, इसके अंदर ये मेल फ्लावर भी है और इसके अंदर ये फीमेल फ्लावर भी है, दोनों ही फ्लावर है। तो ऐसा जो पादप होगा उसको बोलेंगे अपन मोनोसियस प्लांट, उभय लिंगाश्री पादप। अगर यहां पर देखो दो अलग अलग पादप है, एक पादप के अंदर तो क्या है बेटा, फीमेल फ्लावर पड़ा है, एक के अंदर क्या पड़ा है, फीमेल फ्लावर है, और दूसरे के अंदर क्या पड़ा है बेटा, मेल फ्लावर पड़ा है। दूसरा प्लांट है उसके अंदर मेल फ्लावर है, मतलब नर और मादा दोनों अलग अलग है, उसको बोलेंगे बेटा एक लिंगाश्री, या इसी को बोलते हैं डायोसियस। इसी को अपन लोग यूनिसेक्सुअल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, बाईसेक्सुअल। क्या बोलते हैं बेटा, बाईसेक्सुअल। क्या बोलेंगे, बाईसेक्सुअल। इज दैट क्लियर। बाईसेक्सुअल थोड़ा ऐसे लिखते हैं बेटा, साथ में लिखते हैं बाई
सेक्सुअल, ठीक है, बाई सेक्सुअल। और एनिमल के लिए अपन हर्मेफ्रोडाइट का टर्म काम में लेते हैं। तो बेटा मोनोसियस के एग्जांपल क्या है बेटा, अरंडी, जिसको अपन लोग बोलते हैं रिसिनस, कुकुरबिट्स, जितने भी आप लोग ककड़ी खाते हो या ऐसे पादप जिनके अंदर बीज ज्यादा होते हैं वो अधिकांश बेटा कुकुरबिट्स है। तुम्बा है, मतीरा है, ककड़ी है, ये सब कुकुरबिट्स के एग्जांपल है। नारियल और मक्का, नारियल, कोकोनट एंड मक्का मतलब जिया में, दे ऑल आर मोनोसियस प्लांट। जबकि अगर बात करें अपन पपैया की, पपीते की या खजूर की, डेट पाम की, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके एक लिंगाश्री या डायोसियस प्लांट है। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। व्हाट इज दी एडेप्टेशंस, कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूएंसीज और एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन। अनुकूलन 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं बेटा, अनुकूलन को अपन 1 बार कर देते हैं, इसको काट देते हैं। एक टाइपिंग मिस्टेक के ऊपर मत जाना बेटा, ठीक है ना, थोड़े बहुत हो जाती है, ठीक है। क्या होती है, क्या क्या आपके अनुकूलन है कि एक पादप के अंदर किस प्रकार के अनुकूलन आपको देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर स्वपरागण होगा। देखते हैं क्या क्या होता है। पहला बात करते हैं, पहला जिसको बोलते हैं मोनोक्लाइनी या बाइसेक्सुअलिटी, द्विलिंगता। बेटा अगर स्वपरागण होना है, स्वपरागण का मतलब क्या है, एक ही पुष्प से पराग कणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, यह तो है स्वपरागण। तो मुझे बताइए बेटा स्वपरागण कब होगा, जब पुष्प द्विलिंगी होगा, नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं। नहीं तो अगर एक लिंगी होगा तो वह या तो नर होगा या मादा होगा, तो उसके अंदर परागकण कहां से आएंगे या वर्तिकाग्र कहां से आएगी। इसलिए मोनोक्लाइनी या बाइसेक्सुअलिटी उस पुष्प को होना बहुत जरूरी है। मोनोक्लाइनी और बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है, इट मींस फ्लोर आर बाइसेक्सुअल या फ्लोर आर हर्मेफ्रोडाइट, जैसा मटर के अंदर देखने को मिलता है। द्विलिंगता क्या होती है बेटा, द्विलिंगता, इसका अर्थ है कि पुष्प द्विलिंगी होते हैं। उदाहरण है मटर, मटर का साइंटिफिक नेम ध्यान होना चाहिए बेटा, पाइसम सटाइवम, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर है। यूं तो बेटा कई सारे साइंटिफिक नेम है लेकिन अपने सिलेबस के अंदर है, इसलिए मैं आपको बताता नहीं हूं। मटर का वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखना है, पाइसम सेटाइवम। क्या होता है बेटा, पाइसम सेटाइवम। इज दैट क्लियर, आगे बढ़े बेटा। अगला देखो बेटा, दूसरा स्वपरागण के लिए एडेप्टेशन क्या होती है, होमोगेमी, या जिसको बोलते हैं समकाल समकाल पक्वता। बेटा समकाल पक्वता का मतलब क्या होता है, बेटा मुझे बताओ, अगर पुष्प के अंदर, जैसे मैं कह रहा हूं ये रहा पुष्प, इस पुष्प के अंदर स्वपरागण होना है, तो स्वपरागण होने के लिए इस पुष्प के नर जननांग और मादा जननांग को साथ साथ में एक ही समय पर परिपक्व होना जरूरी है। अगर एक ही समय पर ये परिपक्व नहीं हुए तो इनके अंदर स्वपरागण की क्रिया नहीं हो सकती। और यदि पुष्प के नर और मादा जननांग एक साथ एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, इफ both male as well as female reproductive structure in flower are mature at same time, then what, then it is called as homogamy। उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, समकाल परिपक्वता या समकाल पक्वता या होमोगेमी नाम से जानते हैं। कि when both the sex organ of flower mature at the same time, then what, it is called as homogamy। it increase the chances of self pollination, जैसा पी या जैसा पाइसम सेटाइवम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, कि जब पुष्प के दोनों जननांग एक ही समय पर परिपक्व होते हैं तो इसे समकाल परिपक्वता कहते हैं। अब देखो बेटा, यहीं पे एक बात करते हैं, नोट डाल के ध्यान से सुनना। नोट में क्या है, एक बात कहते हैं कि जब when both male and female reproductive structure mature at same time, तो उसको अपन ने कह दिया होमोगेमी। इंग्लिश में ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, इंग्लिश में इजी है, होमोगेमी। अगर अगले, पहला पॉइंट तो ये हो गया।
दूसरी बात कह रहा हूं, इफ एन स्टामिन, सॉरी, इफ स्टामिन मैच्योर फर्स्ट, स्टामिन मैच्योर फर्स्ट मतलब स्टामिन जो है वह पहले मैच्योर होता है, तो इसको बोलते हैं प्रोटेंड्री। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटेंड्री, टेंड्री। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे, याद नहीं, रटना नहीं है। और तीसरा, एक मिनट थोड़ा नीचे लिखते हैं, तीसरा, इफ गाइनोसियम या पिस्टिल लिख लेते हैं, इफ पिस्टिल या गाइनोसियम सही रहेगा, क्यों अभी बताता हूं क्यों। गाइनोसियम मैच्योर फर्स्ट, अगर गाइनोसियम मैच्योर पहले मैच्योर होते हैं तो अपन इसको बोलते हैं प्रोटोगायनी। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोगायनी। अब देखो बेटा, रटना नहीं है, ये तो आपको याद हो जाएगा कि अगर दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं तो अपन ने उसको कह दिया होमोगेमी। लेकिन अगर स्टामिन पहले मैच्योर होता है, स्टामिन, या अपन कह सकते हैं, अगर स्टामिन न लिखकर मैं यहां पे लिख लूं एंड्रोशियम तो और मजा आएगा। क्या लिखता हूं? एंड्रोइसियम। ठीक है, अगर पहले मैच्योर होता है, मतलब मैं कह सकता हूं कि एंड्रोशियम जो है वह गाइनोसियम से बड़ा है। लेंथ में नहीं कह रहे, उम्र में कह रहे हैं, पहले मैच्योर हुआ ना, तो ए आ रहा है, दो वर्ड है यहां पर, यहां तक समझो। और यहां पर क्या है? गाइनोसियम बड़ा है, यहां पर गाइनोसियम बड़ा है। तो अब आपको इसको याद कैसे करना है बेटा? याद करने के लिए मैं एक बार ये दोनों वर्ड वापस मिटाता हूं। ठीक है, याद करने के लिए दोनों वर्ड वापस मिटाता हूं। आपको क्या ध्यान रखना है, मैं अलग कलर से लिख लूंगा, प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री। अब देखो बेटा, कुछ समझ में आ जाएगा आपको, प्रोटेंड्री। ठीक है, फिर यहां पे मैं लिख लेता हूं प्रोटोगायनी, प्रोटोगायनी। कुछ समझ में आया? देखो बेटा, ए आया, ए का मतलब एंड्रोशियम, ए का मतलब क्या है? एंड्रोइसियम, मतलब प्रोटो एंड्रोइसियम। प्रोटो एंड्रोशियम पहले, प्रो का मतलब होता है पहले, प्रोटेंड्री, और प्रोटो मतलब पहले, जी का मतलब क्या हो गया? गाइनोसियम। क्या हो गया? गाइनोसियम। मतलब वर्ड देखते ही पता चलना चाहिए, तभी तो मैं कहता हूं बायोलॉजी इज द गेम ऑफ वर्ड्स। शब्द को देखो और पूरा का पूरा बायोलॉजी समझ लो। तो प्रोटेंड्री का मतलब एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाता है, और प्रोटोगायनी का मतलब गाइनोसियम जो है वह पहले मैच्योर हो जाता है। जी के ऊपर ध्यान रखना है, यहां पर ए के ऊपर ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा। एक होता है क्लिस्टोगेमी या अनुन्मीलिय परागण। बेटा, ऐसे पुष्प जो जिंदगी में कभी खुलते ही नहीं है, कभी नहीं खुलते, जिंदगी भर वो बंद रहते हैं। अगर बेटा वो पुष्प जिंदगी भर बंद रहेंगे तो उसके अंदर परागण कहां से होगा? उसके अंदर 101% स्वपरागण होगा। दूसरा परागण तो उसके अंदर एंटर कर ही नहीं सकता ना। तो अगर उसके खुद के ही परागकण होंगे, उसके अंदर वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। इसी उसके अंदर तीसरा जो एडेप्टेशन आपको देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है क्लिस्टोगेमी या अनुन्मीलिय परागण। 3 प्लांट है, एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। एक का नाम है कोमेलाइना, कोमेलाइना, दूसरे का नाम है वायोला जिसको अपन लोग कॉमन पेंसी नाम से जानते हैं, और तीसरा है ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस, ये तीनों प्लांट जो है इनके अंदर आपको क्लिस्टोगेमस फ्लावर देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं बेटा क्या कह रहा है कि इन सम प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर आर फॉर्म्ड विच नेवर ओपन, जिंदगी में कभी खुलते नहीं है। थ्रू आउट द लाइफ सच फ्लावर आर कॉल्ड क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे? क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, कोमेलाइना, वायोला, वायोला का अपन लोग कॉमन पेंसी बोलते हैं, और ऑक्जेलिस। ऐसे पुष्प कुछ पादपों में द्विलिंगी पुष्प बनते हैं जो जीवन भर कभी भी नहीं खुलते हैं। ऐसे पुष्पों को अनुन्मीलिय पुष्प कहा जाता है, जैसे कोमेलिना, वायोला, या जिसको बोलते हैं सामान्य पांसी, या इसको अपन लोग सामान्य पेंसी भी कहीं पर लिखा हुआ हो सकता है, सामान्य पेंसी, पेंसी, ठीक है, या ऑक्जेलिस। इनके अंदर क्लिस्टोगेमस फ्लावर देखने को मिलेंगी। देखो बेटा होता क्या है, चाहे अपन कोमेलाइना की बात करें, चाहे वायोला की बात करें, या चाहे अगर
ऑक्जेलिस की बात करें तो इन तीनों पादपों के अंदर दो प्रकार के आपको पुष्प देखने को मिलेंगे। ये एक जैसे इन तीनों में से कोई एक पुष्प, एक पादप है, इसके अंदर दो प्रकार के पुष्प होंगे। एक तो वो जो जमीन के अंदर होंगे, जो जिंदगी में कभी भी नहीं खुलेंगे, उनको बोलेंगे क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एक वो जो इसके ऊपर होंगे, जमीन के ऊपर होंगे और वो खुले हुए रहते हैं, इनको बोल लेते हैं बेटा चेस्मोगैमस, या हिंदी के अंदर बोलते हैं उन्मिल्य। इंग्लिश में ध्यान रखना बेटा, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। ठीक है, तो दो प्रकार के फ्लावर इनके अंदर देखने को मिलते हैं। All the above plant have two types of flower. One type of flower are clistogamous and another are chesmogamous flower, which are similar to flower of other species with exposed anther and stigma. एक तो है बंद वाले, एक है खुले वाले। मतलब तीनों के अंदर ऐसा नहीं है कि केवल और केवल क्लिस्टोगैमस होंगे, इसके अंदर चेस्मोगैमस फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। क्लियर है चीज? आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्लिस्टोगैमस प्लांट, क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब जो जिंदगी में कभी खुलते नहीं है, बंद रहने वाले पुष्प। ये किसकी बात करता है? क्लोज्ड फ्लावर की बात कर रहा है। क्लोज्ड फ्लावर के अंदर अगर कोई पॉलिनेटर नहीं भी है, कोई परागणकर्ता नहीं भी है, तो भी उसके अंदर बीज का निर्माण 101% होता है। कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ पॉलिनेटर। अनुन्मील्य परागणी पुष्पों में परागणकर्ताओं की अनुपस्थिति में भी बीज का निर्माण होता है। ये एनसीईआरटी ने, अगर कोई परागणकर्ता नहीं है, जैसे जितने भी परागणकर्ता एजेंट होते हैं, पॉलिनेटर एजेंट होते हैं, वह एब्सेंट भी है, तो भी इन पादपों के अंदर बीजों का निर्माण होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे की तरफ देखते हैं बेटा अपन कि आगे इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ध्यान से देखना, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है। ये एक बेटा एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। क्लिस्टोगैमस मतलब अनुन्मील्य फ्लावर, जो जिंदगी में कभी खुलते नहीं। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर स्टिग्मा और एंथर एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं। स्टिग्मा ये रही, ये स्टिग्मा है, ये तो स्टाइल है, ये स्टिग्मा ये रही, ठीक है, और ये रहा एंथर। ये दोनों एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट है। होता क्या है कि जैसे ही पराग कोष स्फुटित होता है, डेइसेंस होता है उसके अंदर, उसमें से पराग कण बाहर निकलते हैं, और पराग कण जैसे ही बाहर निकले, ये पराग कण क्या होते हैं? इस वर्तिकाग्र पर, इस स्टिग्मा के ऊपर जाकर लग जाते हैं। इसका मतलब इसके अंदर पुष्प, पहली बात, कोई खुल भी नहीं रहा है, तो इसके अंदर बाहर के पराग कणों पर का वर्तिकाग्र पर गिरने की संभावना जो है वो टोटली क्या है? एब्सेंट है। अब इसको अपन यहां से पढ़ लेते हैं कि इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। अनुन्मील्य परागणी पुष्पों में परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं। व्हेन एंथर डेइसेंस इन द फ्लावर बड, जब कलिका अवस्था में जो फ्लावर बड के अंदर डेइसेंस होता है, एंथर का डेइसेंस होता है, एंथर का प्रकीर्णन होता है, देन पोलन ग्रेन्स कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन। थस क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा। ये अनिवार्य रूप से स्वयुग्मन ऑटोगैमस होते हैं। क्लियर है चीज? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखना बेटा। एक है अगला जो अनुकूलन है स्वपरागण के लिए, वह है बड पॉलिनेशन, या जिसको बोलते हैं कलिका परागण। अगर परागण जो है पुष्प के खुलने से पहले कलिका अवस्था में ही हो जाए, भाई पुष्प मतलब एक तरीके से क्या कह सकता है कि ये टेम्पररी बड इज व्हाट वी कैन से दैट द बड इज द टेम्पररी क्लिस्टोगैमस कंडीशन। टेम्पररी क्लिस्टोगैमस कंडीशन है। अगर उस समय ही परागण हो जाए तो क्या होगा? तो इसको अपन लोग बोलेंगे बड पॉलिनेशन। कि दिस पॉलिनेशन अकर्स इन बड स्टेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर। जैसे वीट के अंदर देखने को मिलता है, जैसे राइस के अंदर देखने को मिलता है कि यदि परागण पुष्पों के खुलने के पहले कलिका अवस्था में होता है, जैसे गेहूं और चावल,
बॉटनिकल नाम लिख लेता हूं, वीट। वीट का तो आपके सिलेबस में भी है, ट्रिटिकम एसटाइवम, एसटाइवम, ठीक है। राइस की बात करते हैं, राइस इधर लिख लेता हूं, राइस होता है बेटा ओराइजा सटाइवा। राइस क्या है बेटा, ओराइजा सटाइवा। क्या कह रहा हूं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम, ट्रिटिकम सेटाइवम, और चावल का होता है बेटा ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा, ठीक है, ओराइजा सटाइवा, ठीक है। थोड़े से आपको याद कर सकते हो तो कर लेना। आगे की बात करते हैं, पर परागण की युक्तियां, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या कंट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। जिस तरीके से अपन ने सेल पॉलिनेशन की बात की, उनमें क्या क्या एडेप्टेशन है, तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं, उनको सामूहिक रूप से अपन लोग बही प्रजनन युक्तियां या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के नाम से जानते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूं बेटा एक बार पहले। बेटा पहला देखते हैं कि पर परागण के लिए अनुकूलन क्या होता है। पहला है डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग या जिसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगता या एक लिंगाश्री, एक लिंगता या एक लिंगाश्री। अगर कोई फ्लावर है या कोई पादप है, अगर वो एक लिंगी है, या तो उसके अंदर नर जननांग एंड्रोशियम है या मादा जननांग गाइनोसियम है, तो बेटा उसके अंदर स्वपरागण होगा कहां से। भाई स्वपरागण का पहली नियम जो है, जो पहला लॉ है वह यही है, द्विलिंगी होना जरूरी है। अगर पुष्प एक लिंगी है तो स्वपरागण होगा कहां से, उसके अंदर 101% क्या होगा, वह आपको क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। कि a device to prevent cell pollination is the production of unisexual flower. Presence of unisexual flower confirm the cross pollination. Cell pollination never takes place in flower. जैसे डेट पाम, जैसे पपैया। कि स्वपरागण को रोकने के लिए एक युक्ति एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन है। एक लिंगी पुष्पों की उपस्थिति में परागण को सुनिश्चित उपस्थिति पर परागण को सुनिश्चित करती है। इन पुष्पों में स्वपरागण कभी भी नहीं होता है। जैसे पपीता है, जैसे खजूर है, इनके लिए हमेशा क्या होगा बेटा, इनमें स्वपरागण कभी भी नहीं होगा, पर परागण होगा। तभी तो कहा जाता है ना बेटा कि पपीते लगाते हैं तो दो पपीते लगाते हैं, एक मेल पपीता और एक फीमेल पपीता, एक नर पपीता होता है, एक मादा पपीता होता है। खजूर भी दो लगाए जाते हैं, नहीं तो उनके अंदर फ्रूटिंग जो है वह नहीं देखने को मिलेगी। दूसरी एडेप्टेशंस की बात करते हैं, या कह सकते हैं जो स्वपरागण को रोके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है वह क्या है, डिक्कोगैमी या भिन्न काल परिपक्वता। यह जैसे अपन ने होमोगेमी पढ़ी थी उसका उल्टा है। होमोगेमी में अपन ने क्या कहा कि नर और मादा जनन संरचनाएं एक ही समय पर मैच्योर होती है, लेकिन यदि नर और मादा जनन संरचनाएं एंड्रोशियम और गाइनोसियम अलग अलग समय पर मैच्योर होती है तो उसको अपन लोग डिक्कोगेमी या डिक्कोगेमी नाम से या भिन्न काल परिपक्वता के नाम से जानते हैं। इन मैनी बाइसेक्सुअल फ्लावर of the plant, stamen and carpels of a flower do not mature at the same time. In these plant, pollen release and stigma respectively are not synchronized. Either the pollen is released before the stigma become respective or much before the release of pollen. यहाँ पे pollen release हुए लेकिन इस समय पर स्टिग्मा जो है वह तैयार नहीं हुई, या यूं कह सकते हैं पोलन रिलीज का टाइम ए था और स्टिग्मा को रिसेप्टिव का टाइम क्या था, बी था। दोनों क्या हुए बेटा, अलग अलग समय के ऊपर क्या हुए, ये मैच्योर हुए। इस कारण क्या हुआ, दोनों के अंदर आपको देखने को सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस जो होंगे वह बिल्कुल ही कम देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं बेटा। अब देखो बेटा,
ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। भिन्नकाल प्रकृतम अभी अपन ने पढ़ा। अगर एंडोसियम पहले होता है तो प्रोटेंड्री बोलते हैं, और गाइनोसियम पहले होता है तो प्रोटोगाइनी बोलते हैं। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। आगे की बात करते हैं चेस्मोगेमी या जिस और एंथेसिस। पहले एक को पढ़ते हैं। अगर पुष्प जो है फ्लोरल बड, अगर पुष्प कली का पुष्प के रूप में खुलना, मतलब पहले वो कली थी, पहले बड स्टेज थी, मैं कह रहा हूं ये रही ना, ये बड थी। बड जो है वो फ्लावर के रूप में खुलती है। बड जो थी वो बंद थी, अब वो फ्लावर के रूप में खुल रही है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? एंथेसिस कहते हैं। कलिका का पुष्प के रूप में खुलना। अगर लिखना चाहें, हालांकि लिखा है, अगर लैंग्वेज टफ है तो ये लिख लीजिए, कलिका का पुष्प के रूप में खुलना। कलिका का पुष्प के रूप में खुलना, यह क्या कहलाता है बेटा? प्रस्फुटन। प्रस्फुटन क्या कहलाता है बेटा? प्रस्फुटन, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंथेसिस। ओपनिंग bud in the form of flower. Opening of bud in the form of flower is what is called as anthesis. Chesmogamous flower have exposed anther and stigma. Chesmogamous मतलब खुले फ्लावर है, तो खुले फ्लावर है तो उसके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं पर परागण के, स्व परागण की अपेक्षा। अपन ने बात भी की थी, स्व परागण रेयर होता है। अगला है बेटा हेटेरोस्टाइली, या जिसको बोलते हैं विषम वर्तिकात्व। हेटेरोस्टाइली, इसको यहां से समझते हैं बेटा। मैं कह रहा हूं ये कोई एक पुष्प है, पुष्प ए, और ये है बेटा पुष्प बी। ये एक पुष्प है, ये पुष्प बी है। ध्यान से देखना, इसमें अगर आप लोग देखते हो तो स्टिग्मा छोटी रह गई, वर्तिकाग्र छोटी हो गई, और पिस्टिल जो है लंबा हो गया। वर्तिकाग्र तो छोटी है और पिस्टिल क्या है? लंबा है। यहां पर देखो, वर्तिकाग्र लंबा है और एंथर जो पिस्टिल है वह छोटे रह गए। इसको बोलते हैं विषम वर्तिकात्व। मतलब अगर पुष्प के अंदर नर और मादा जनन संरचनाओं की लंबाई में किसी भी तरह का डिफरेंस देखने को मिलता है, एक की लंबाई कम है, एक की लंबाई बहुत ज्यादा है, तो इसको अपन लोग विषम वर्तिकात्व या हेटेरोस्टाइल नाम से जानते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टामिन एंड लेंथ ऑफ स्टाइल इन फ्लोर ऑफ सम प्लांट्स। स्टाइल जो है, यहां पर स्टाइल छोटी रह गई और यहां पर फिलामेंट लंबा हो गया। यहां पर स्टाइल तो बड़ी हो गई और फिलामेंट छोटा हो गया। सम ऑफ द प्लांट हैविंग लॉन्ग स्टामिन एंड शॉर्ट स्टाइल एंड सम ऑफ द प्लांट बियर लॉन्ग। ये पूरी कहानी यही है बेटा। टाइम वेस्ट ना करते हुए आप बिल्कुल डायग्राम से, क्लियरिटी आपके डायग्राम से ही आएगी, इसलिए मैं हमेशा स्लाइड के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको डायग्रामेटिकली विजुअलाइजेशन इफेक्ट की वजह से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं। आगे देखो बेटा, अगला है सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। कई बार क्या होता है कि एक ही जाति के परागकण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते। जैसे ये एक परागकण है, ये एक क्या है? परागकण है। ये आपको देखने को मिल रहा है पोलन ग्रेन। ये क्या है बेटा? पोलन ग्रेन है। और ये क्या है? ये है स्टिग्मा। ये है स्टिग्मा, या जिसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। अब क्या हुआ? ये वाला परागकण जो है वह यहां पर जो है वह अंकुरित नहीं हुआ, जर्मिनेशन नहीं हुआ। यहां पर क्या नहीं हुआ बेटा? नो जर्मिनेशन, नो जर्मिनेशन। अगर ये कंडीशन आती है तो इसको आप लोग सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। इसे ही अपन लोग स्वबंधिता या स्व अनुकूलता या अंतरा जातीय अनुकूलता कहते हैं। यह एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, यह एक आनुवांशिक क्रियाविधि है और स्वपरागण को स्थिर केसर में पराग अंकुरण या पराग नली की वृद्धि को रोकता है, बीजांड को निषेचन करने से रोकती है। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओविल बाय इनहिबिटिंग द पोलन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब बात करते हैं परागण के कारक, एजेंट्स ऑफ
पॉलिनेशन। ठीक है, अभी अपन ने बताया था ना कि परागकण को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, परागकणों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए कई प्रकार के एजेंट्स की आवश्यकता होती है, कई प्रकार के कारकों की आवश्यकता होती है। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहले कारक। बेटा, दो प्रकार के कारक जो होते हैं वह होते हैं, एक तो होते हैं अबायोटिक या अजैविक कारक और दूसरे होते हैं बायोटिक या जैविक कारक। अगर परागकण किसी निर्जीव पदार्थ की सहायता से, किसी निर्जीव सिस्टम या तंत्र की सहायता से परागकण एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो इनको बोलेंगे अजैविक घटक। लेकिन अगर परागकण किसी जैविक पदार्थ या जीव की सहायता से, पदार्थ तो नहीं कहूंगा, किसी जीव की सहायता से परागकण एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे बायोटिक या जैविक घटक। क्या कह रहे हैं कि प्लांट यूज टू टाइप ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स, टू टाइप ऑफ एबायोटिक फैक्टर। जनरली जो काम में लिए जाते हैं, एक तो ली जाती है विंड, या जिसको अपन लोग हवा के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है वाटर, पानी, जल के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ठीक है, एंड वन बायोटिक एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। अधिकांश पौधे परागण के लिए जैविक कारकों का उपयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ये मैक्सिमली यूज्ड होता है, ध्यान रखना। बायोटिक फैक्टर ज्यादा काम में आते हैं, बायोटिक एजेंट। अब देखो बेटा, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में बाय विंड, अगर विंड की वजह से होता है, हवा की वजह से होता है, तो इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। और हिंदी के अंदर बोलते हैं वायु परागण। अगर परागण की क्रिया हवा की सहायता से है तो उसको बोलते हैं एनिमोफिली, और अगर परागण की क्रिया वाटर की सहायता से है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, या इसको क्या बोलते हैं? जल परागण। अगर परागण की क्रिया इंसेक्ट, ये तो अपन ने बात कर दी किसकी? एबायोटिक की। अब अपन बात करते हैं बायोटिक की। ठीक है, ये है एबायोटिक, ये है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ये कौन से हैं बेटा? एबायोटिक एजेंट। यहां पे मैं लिख लेता हूं ए बायोटिक एजेंट, एबायोटिक एजेंट, अजैविक कारक, अजैविक कारक। ठीक है, और ये है जो आपके जैविक कारक है। ये सब क्या है? जैविक कारक। जैसे अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वह इंसेक्ट्स की वजह से होती है तो उसको बोलते हैं बेटा एंटेमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटेमोफिली। ध्यान रखना है बेटा, एंटेमोफिली। और अगर पक्षियों के द्वारा, बर्ड्स की सहायता से होती है तो उसको बोलते हैं बेटा ऑर्निथोफिली। जैसे अपन सब जानते हैं ऑर्निथोलॉजी इज द साइंस टू स्टडी द बर्ड्स, तो ऑर्निथोफिली। अगर कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर पॉलिनेशन की जो क्रिया है वह चमगादड़ों की सहायता से होती है, बैट्स की सहायता से होती है, उसको बोलते हैं कायरोप्टेरोफिली। क्या बोलते हैं? कायरोप्टेरोफिली। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर चींटियां और दीमक जो है वह पॉलिनेशन में काम में आती है, इसको बोलते हैं मायरमैकोफिली। क्या बोलते हैं? मायरमैकोफिली। किसी के अंदर स्नेल्स, जो घोंगा, जो मोलस्का संघ का प्राणी, उसके अंदर होते हैं तो मेलेकोफिली। ऐसे ध्यान रखना, मोलस्का, मेलेकोफिली, घोंगा। ठीक है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे चंदन, आपने नाम सुना होगा, चंदन। ठीक है, उसके अंदर स्नेक्स की हेल्प से पॉलिनेशन होता है, उसको बोलते हैं बेटा ऑफियोफिली। क्या बोलते हैं? ऑफियोफिली। ये बहुत ही इंपोर्टेंट, स्टार लगा दीजिएगा। ये क्या है बेटा? स्टार वाली स्लाइड है आपके, अच्छी तरीके से इस स्लाइड को करना है। आगे बात करते हैं, एबायोटिक एजेंट की बात करते हैं, अजैविक कारक की बात करते हैं। चाहे हवा के द्वारा हो, चाहे जल के द्वारा हो। बेटा, ऐसे पादप जिनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है फॉर इंसेक्ट, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हवा के द्वारा या जल के द्वारा जिन पादपों के अंदर परागण की क्रिया होगी, उसके फ्लावर जो होंगे ना तो वे ज्यादा कलरफुल होंगे, ना ही वो ज्यादा रंगीन होंगे,
और उसके अंदर मकरंद का निर्माण भी नहीं होता है। मकरंद का अगर निर्माण होता तो इंसेक्ट उसकी तरफ आ जाते और इंसेक्ट या दूसरे जीव जो है वह पॉलिनेशन करते, हवा या पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो आकर्षक होते तो भी इंसेक्ट उसकी तरफ आते। तो हवा या जल के द्वारा परागित जो पुष्प होते हैं उनमें पुष्प ना तो सुगंधित होते हैं, ना तो वह उनकी स्मेल अच्छी होती है, ना ही उनके अंदर कलरफुल अट्रैक्टिव पोलन ग्रेन्स बनते हैं। इज दैट क्लियर? या नेक्टर नहीं बनता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट। ये देखो एबायोटिक वाला इतना ही परसेंटेज बता रहा है, ये सब क्या है? एबायोटिक एजेंट है। एबायोटिक, ये एबायोटिक एजेंट है, एजेंट फॉर, एक मिनट, एबायोटिक नहीं बायोटिक है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, बायोटिक है ना, पहले लास्ट स्लाइड में बताया है मैंने, ऐसी बात नहीं है। बायोटिक एजेंट है, बायोटिक एजेंट्स, ये क्या है बेटा? आपके एबायोटिक एजेंट है। ये एबायोटिक एजेंट जो होते हैं वो बहुत ही कम प्लांट यूज करते हैं, मेनली बायोटिक एजेंट बनते हैं। अगला पॉइंट देखना बेटा, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। हवा और पानी दोनों से परागण वाले फूल बहुत रंगीन नहीं होते हैं और मकरंद का निर्माण नहीं करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो बेटा, अगर हवा से पॉलिनेशन हो रहा है या पानी से हो रहा है, हवा से का मतलब एक प्लांट है, ये प्लांट बैठ पड़ा है जमीन के ऊपर उगा हुआ है, हवा आई, इसने अपने परागकण को लेकर गई। ठीक है, तो ये हवा की केस होगी। अब अपन थोड़ा पानी का केस करते हैं। पानी के अंदर पौधा है, फ्लावर पड़ा है, पानी की लहर आई और परागकण को लेकर गई। तो ये जो इस तरीके का जो पॉलिनेशन होता है, इट इज डिपेंड ऑन चांस। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? चांस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस केस के अंदर जो परागकण होंगे वह बहुत ज्यादा भारी मात्रा के अंदर एनॉर्मस पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। देखते अपन इसको पढ़ते हैं कि पोलन कंपेंसेशन स्ट्रेटेजी प्लांट कैसे काम में लेते हैं। हवा और पानी दोनों तरह के परागण में परागकणों का वर्तिकाग्र में संपर्क में आना एक संयोग का कारक है कि पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। इन अनिश्चितताओं और परागकणों के संबंधित नुकसान की भरपाई के लिए परागण के लिए उपलब्ध बीजांडों की संख्या की तुलना में फूल भारी मात्रा में परागकणों का उत्पादन करता है। क्या करता है? बिल्कुल भारी मात्रा में परागकणों का निर्माण किया जाता है। बहुत सारे आगे और बात करेंगे। देखो बेटा, अपन सबसे पहला बढ़ते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब क्या है? वायु परागण। ये देखो एक फ्लावर है, उसके परागकण वायु की सहायता से, किसकी सहायता से? एयर फ्लो की सहायता से, हवा का झोंका एयर फ्लो की सहायता से दूसरे फ्लावर के ऊपर पहुंच रहे हैं। कि when the pollen grains are transferred from one flower to the another flower through wind, then what? Then it is called as anemophily and flower is known as anemophilous flower। कि जब परागकण हवा के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर आते हैं तो इसे एनिमोफिली या वायु परागण कहा जाता है और ऐसे फूलों को वायु परागित फूल कहते हैं। आगे देखो बेटा, इसके अंदर क्या होता है? अगर मुझे बताओ बेटा, परागकणों को हवा की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो मुझे बताइए क्या इसके अंदर जो परागकण होंगे वो भारी होंगे? भारी होंगे तो हवा में उड़ेंगे कैसे? तो इसके अंदर क्या होता है कि जो परागकण होते हैं वह बहुत ही हल्के होते हैं। और दूसरी बात, परागकणों का जो निर्माण होता है बहुत बड़ी भारी संख्या के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। क्या कह रहे हैं कि एनिमोफिलस पौधे भारी मात्रा में परागकणों का उत्पादन करते हैं। ये परागकण बहुत छोटे, हल्के और सूखे, गैर चिपचिपे होते हैं। अगर चिपचिपे होंगे तो बेटा वहीं पे पड़े रह जाएंगे,
उड़ेंगे नहीं हवा के साथ। अगर हवा के साथ उड़ाना है उनको, तो उनको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, कि गैर चिपचिपे होते हैं, सूखे होते हैं, ध्यान रखना, ये चीज इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। ये अपन पढ़ने, द पोलन ग्रेन्स आर, ये हटा देना, द पोलन ग्रेन्स आर वेरी स्मॉल, लाइट वेट एंड ड्राई, नॉन स्टिकी होते हैं। कैसे होते हैं? ड्राई और नॉन स्टिकी, ये ध्यान रखना, ड्राई एंड नॉन स्टिकी, क्योंकि हल्के हैं, ये तो आपको याद रह जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी जरूरी है, थोड़ा सा माइंड लगाना। अगर चिपचिपे होते तो वहीं पे चिपके हुए रहेंगे, हवा के साथ उड़ेंगे नहीं, ऐसे थोड़ा सा लर्न करने की, कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करना, ठीक है। एनिमोफिलस फूल के भाग देखते हैं। अब देखो बेटा, हवा में उड़ता हुआ परागकण आ रहा है, हवा में उड़ता हुआ, तो मुझे बताओ, अगर उस हवा में उड़ते हुए परागकण को वर्तिकाग्र के द्वारा कैच करना है, लेना है, तो उस वर्तिकाग्र की स्ट्रक्चर भी कुछ इस प्रकार की नेचर ने बनाई है कि वह हवा में हुए उड़ते हुए परागकण को क्या कर ले? कैच कर ले। तो इसके लिए क्या करता है कि हवा में, यहां पर देखो बेटा, कि ये हवा में यहां से परागकण उड़े, ठीक है, तो इनको वर्तिकाग्र की जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बनाई जाती है कि वह हवा में उड़ते हुए परागकणों को कैच कर लेती है, कि हवा में उड़ने वाले परागकणों को आसानी से फंसाने के लिए वर्तिकाग्र कैसा होगा? बड़ा होगा। अक्सर उसके ऊपर कुछ बालों के समान संरचनाएं, ये आपको बालों के समान संरचनाएं दिख रही है, जिसकी वजह से हवा में आते हुए परागकण इसके अंदर क्या हो जाएंगे? ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। या पंखदार होते हैं और श्लेष्मा, चिपचिपा। परागकण तो सूखे होते हैं, लेकिन वर्तिकाग्र कैसी होती है? चिपचिपी होती है। ध्यान से इंपोर्टेंट लाइन लिख लेना। स्टिग्मा तो कैसी होती है? स्टिग्मा, स्टिग्मा तो होती है स्टिकी, स्टिग्मा तो कैसी होती है? स्टिकी। जबकि जो पोलन ग्रेन होते हैं, जबकि जो पोलन ग्रेन होते हैं वह कैसे होते हैं बेटा? नॉन स्टिकी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसमें अक्सर अच्छी तरह से खुले हुए पुंकेसर होते हैं, ताकि परागकण आसानी से, ये बात कर ली अपन ने वर्तिकाग्र की। अब बात करते हैं पुंकेसरों की। तो इसके अंदर जो पुंकेसर होते हैं वो कुछ खुली हुई अवस्था में होते हैं। हवा आई, परागकण उड़ा के लेके गई। यूं नहीं है कि कुछ काम हो कि वह खोले, फिर ऐसा नहीं, हवा तो कभी कभार आएगी, हवा आएगी और परागकण उड़ जाएंगे। तो इस तरह का सिस्टम देखने को मिलता है। एक बहुत ही अच्छी बात है सल्फर शावर। सल्फर शावर क्या होता है बेटा? आपने पाइनस का नाम सुना होगा। पाइनस जो एक जिम्नोस्पर्म आवर्तबीजी पादप होता है। पाइनस के परागकण पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? पीले रंग के। और पाइनस के अंदर एनिमोफिली या वायु परागण पाया जाता है। और जब परागकण स्फुटित होते हैं, मतलब प्रकीर्णित होते हैं परागकोश के स्फुटन के बाद, तो पूरा का पूरा वातावरण के अंदर आपको पूरा पीला येलो कलर का देखने को मिलता है। सल्फर, जैसे सल्फर येलो कलर का होता है, तो इस क्रिया को अपन लोग क्या बोलते हैं? सल्फर शावर कहते हैं। एक चीज और, परागकण पोलन, सॉरी, इसमें पाइनस के अंदर परागकण कैसे होते हैं बेटा? पंख वाले विंग्ड पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। अब ये अपन पढ़ लेते हैं कि येलो क्लाउड्स ऑफ पोलन्स are formed by pinus tree due to the pollen grains which is called sulfur shower. Winged pollen grains are found in pinus. ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टार वाली स्लाइड है। सल्फर शावर किसका है? पाइनस का। कैसे? पीले रंग के, विंग्ड वाले, पंख वाले, संख्या में ज्यादा। चिपचिपे या नॉन चिपचिपे? स्टिकी या नॉन स्टिकी? नॉन स्टिकी। स्टिग्मा कैसी होती है? स्टिकी होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा। एनिमोफिलस पुष्प के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये हवा की सहायता से हो रहा है। हवा की सहायता से हो रहा है तो ऐसे पुष्प कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, आकर्षक नहीं होते हैं, नॉट अट्रैक्टिव। इनके अंदर किसी भी तरह की कोई फ्रेगनेंस नहीं होती है, सुगंध नहीं होती है। इनके अंदर नेक्टर ग्लैंड्स जो होती है वो एब्सेंट होते हैं। और कैसे होंगे? जनरली ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये अपन यहीं पे अपन ने पढ़ लिया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखो बेटा, यहां पर परागकण बहुत ही भारी संख्या के अंदर बनते हैं, बहुत ज्यादा बनेंगे, क्योंकि हवा और पानी के अंदर इट डिपेंड्स ओनली ऑन चांस।
इसलिए बहुत सारे परागकण वेस्ट हो जाते हैं। तो यहां पर परागकण जो बनेंगे बहुत ही ज्यादा संख्या के अंदर बनते हैं, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया जो है इट इज नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस, नॉन गैर। कई बार हवा इधर आई, भाई मैं कह रहा हूं नर पौधा है, देखो इधर यहीं पे समझा देता हूं कि ये नर पौधा है, ये नर है, सॉरी फीमेल लिख दिया मैंने, ये एक मिनट, ये कह रहा हूं नर है, ठीक है, और मादा जो है वह इधर बैठी है, मादा का फ्लावर इधर है। हवा मैं कह रहा हूं यूं आनी चाहिए, हवा तो यूं आनी चाहिए तभी तो परागण होगा, परागण होगा। हवा अगर इधर से चली गई तो परागण होगा कहां से? तो इट इज अ टोटली नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है। कैसा है बेटा? नॉन अदिशात्मक क्रिया है, लक और चांस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। आगे देखो बेटा, एक और एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा है। बेटा आपने बारिश के दिनों के अंदर, ठंड के दिनों के अंदर, विंटर के अंदर या रेनी सीजन के अंदर आप सभी ने मक्का तो जरूर खाया होगा। मक्का, देखो बेटा मक्का जो है, मक्का से एक बेटा मुझे बात याद आती है। एक मैं आपको छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी कहानी बता रहा हूं। देखो एक कार्ट है, ठेला खड़ा पड़ा है, उस ठेले के ऊपर आपको 3 चीज बिकती हुई दिख रही है। एक तो कच्चा मक्का जिसको कोयले की अंगीठी के ऊपर सेक के बनाया गया है, वो आपको देखने को मिल रहा है, वो भी बिक रहा है। एक पॉपकॉर्न जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक जो कच्चा, जो कह सकते हैं कच्चा जो मक्का जो है वह भी पड़ा है। मतलब 3 चीज एक कार्ट के ऊपर, एक ठेले के ऊपर पड़ी है। एक कच्चा मक्का वो भी बिक रहा है, इसका पॉपकॉर्न बनाया वो भी बिक रहा है, और इस भुट्टे को, इस मक्के को अंगीठी के ऊपर सेक के भी बिक रहा है। बेटा मुझे बताओ इस तीनों चीजों के अंदर या तो कच्चा या पॉपकॉर्न या इसको सेक कर, इन तीनों में सबसे महंगी चीज क्या होगी? पॉपकॉर्न। सबसे महंगी चीज क्या होगी? पॉपकॉर्न। आप लोग सिनेमा हॉल में जाओ, आपको 150, 200 रुपए में पॉपकॉर्न एक इतना सा बैग देखने को मिलता है। तो उससे सस्ता कौन होगा? उससे सस्ता जो अंगीठी के ऊपर सिक्का हुआ है, और सबसे सस्ता क्या होगा? कच्चा। तो बेटा यही है, जो इस आती हुई करंट टाइम में जो जितना तपेगा उसकी वैल्यू उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी, उतनी वैल्यू ज्यादा होगी। तो अपन को पॉपकॉर्न के रूप में तपना है, जितना तपेंगे तब अपनी वैल्यू बढ़ेगी, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कच्चे भुट्टे के समान हो सकता है 50-60 रुपए किलो भुट्टा आपको मिल जाए, ठीक है, लेकिन अपन को पॉपकॉर्न की तरह तपना है ताकि अपनी वैल्यू जो है वह बढ़ सके। इज दैट क्लियर? देखो बेटा आगे की तरफ देखते हैं, जस्ट एक मिनट आगे देखना। अब इस जिया मेज या कॉर्न की बात करते हैं। कॉर्न, इसका साइंटिफिक नेम होता है जिया मेज। क्या होता है बेटा? जिया मेज। हिंदी में इसको लिखते हैं जिया मेज। देखो आपने इस मक्के के ऊपर, इस भुट्टे के ऊपर कुछ इस प्रकार के बालों जैसी संरचनाएं देखी होगी। इस बालों जैसी संरचनाएं, रेशों की तरह संरचनाएं, फाइबर के समान संरचनाएं देखने को मिलेगी। बेसिकली इनको अपन लोग बोलते हैं टसेल्स। क्या बोलते हैं? टेसल्स। क्या बोलते हैं? टेसल्स। ये टेसल्स बेसिकली है क्या? दे आर दी स्टाइल्स एंड स्टिग्मा। ये क्या है? वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं, ठीक है। बेसिकली मक्का के अंदर आपको वायु परागण एनिमोफिली देखने को मिलती है। तो इसकी वर्तिका और वर्तिकाग्र इस तरीके से प्रेजेंट होती है कि उसमें पराग कणों को फंसाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बन जाती है। तो इस तरीके की फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होगी। परागकण उड़ता हुआ आएगा, ऐसे परागकण इसके चारों तरफ उड़ता हुआ आएगा और इसके बीच के अंदर जाकर क्या हो जाएगा? फंस जाएगा और क्या करेगा? पॉलिनेशन करेगा। तो मक्का के केस के अंदर जो टसेल्स जो होते हैं, ये टसेल्स आपके
वर्तिका और वर्तिकाग्र होती है कि द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवेरी एंड नंबर न्यूमरस फ्लावर आर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस एग्जांपल कॉर्न कॉब द टेसल्स इज स्टाइल्स एंड स्टिग्मा विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अपन ने बता दिया है, हिंदी में पढ़ने की अपन को आवश्यकता नहीं है। अब देखो बेटा, अजैविक परागण प्रसार के अंदर बात करें तो हवा के अंदर हवा की सहायता से जो परागण होता है वह ज्यादा होता है इन रेस्पेक्ट टू वाटर। ये चीज आपको ध्यान रखना। अजैविक परागणों में हवा द्वारा परागण अधिक आम है, घासों में हवा द्वारा परागण काफी आम है। हवा में भी सबसे ज्यादा किसमें होती है? घास, जो मोनोकोट्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं बेटा, कुछ विंड पॉलिनेटेड प्लांट के एग्जाम्पल जो है दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, तो मैंने भी उसी को यहां पर लिया है। जैसे अपन बात करते हैं जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, जैसे अभी अपन ने पढ़ा पाइनस के बारे में, पाइनस जिसमें अपन ने सल्फर शावर की बात की थी। किसकी बात की बेटा? सल्फर शावर की बात की थी। ठीक है, दूसरा मक्का या कॉर्न की जिया मेज की बात की। सुगर केन, इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा विंड पॉलिनेशन। एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं पियांजा, क्या बोलते हैं? पियांजा, पियांजा के अंदर भी देखने को मिलेगी। ओइमी, बैम्बू, कोकोनट, कैनाबिस, भांग जिसको बोलते हैं भांग, कैनाबिस सटाइवा, ग्रासेस, डेट पाम, पपैया, इन सब के अंदर आपको विंड पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। आगे बढ़े बेटा, फिर बात करते हैं बेटा हाइड्रोफिली की, जिसको बोलते हैं जल परागण। तो बेटा आई थिंक लंबी हो रही क्लास, इस क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट अपन आगे वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।